हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वाति स्टडी पॉइंट पर। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 7 के भूगोल के चैप्टर वायु पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वायु के बारे में तथा वायुमंडल के संगठन के बारे में चर्चा किया था। आज की क्लास में हम लोग वायुमंडल की संरचना, मौसम और जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे की वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करने से पहले हम आपका क्विक रिवीजन करा देते हैं कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल क्या होता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु के घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वो अनेक गैसों के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल जो होता है वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई होती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं, और जो भी हमारे सूर्य से जो भी किरणें हानिकारक आती हैं उससे हमारी रक्षा भी करते हैं। तो इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था। वायु संगठन का भी अध्ययन किया था कि वायु संगठन के बारे में कि जो हमारा जो वायुमंडल है वो कई गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये दो गैस जो ऐसे प्रमुख हैं जो वायुमंडल में सबसे बड़े भाग में हैं। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन भी कम मात्रा में इसमें पाई जाती है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में कि वायुमंडल की संरचना कैसे होती है। यहाँ पर वायुमंडल की परतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल की कौन कौन से परत होते हैं। पहले तो बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो भी परत मैं बताऊँगी उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में ये परत से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे इनके क्रम को आप सेट करो, या इसके बाद से कौन से परत आएंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपके लिए सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं पहले, जिसमें कि ये टोटल 5 मंडल हैं, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस चित्र को देख लेंगे। इस चित्र में भी इस मंडल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे देखिए आप, ये दिया हुआ है क्षोभ मंडल। ठीक है, नीचे जो देखेंगे सबसे दिया है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सतह से लगभग 10 से 13 किलोमीटर के रेंज तक है, के सीमा तक है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर आप देखेंगे 10 किलोमीटर से लगभग 45 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से लगभग 45 किलोमीटर तक जो है वो समताप मंडल है। समताप मंडल जो जहाँ पर ओजोन लेयर भी पाए जाते हैं, हवाई जहाज़ वगैरह जो भी उड़ाई जाती है वो इसी लेयर पे उड़ाई जाती है। दूसरा आता है समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वो लगभग आपका 45 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक मध्य मंडल है। ठीक है, और वायुमंडल की हम बात करें तो वायुमंडल जो है वो वायुमंडल 85 किलोमीटर से लेकर, देखिए ये 85 किलोमीटर है, 85 किलोमीटर से लगभग 105-110 किलोमीटर तक वायुमंडल है। फिर इसके बाद जो भी होता है वो बहिर्मंडल होते हैं, जिसे आप अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। चलिए, ये तो हमने चित्र के माध्यम से समझ लिया कि हमारे कितने मंडल हैं और कितने किलोमीटर के रेंज तक हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, क्षोभ मंडल क्या होता है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पिक्चर में आपने देखा था कि उसमें सिर्फ 10 किलोमीटर तक था, लेकिन यहाँ पे इसने 13 किलोमीटर की बात की, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है। लगभग इसने औसतन इसकी ऊंचाई बताई है। तो कह सकते हैं इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं, चाहे वर्षा हो, चाहे कोहरा हो या ओलावर्षण, इसी परत के अंदर होती हैं।
दूसरे मंडल की अगर हम बात करते हैं तो क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसी के फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ जो होती हैं वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। मतलब यहीं पर आप देखिए, अभी मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ था कि ये उसको ओजोन लेयर भी कहते हैं और यहीं पर एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें ओजोन गैस की लेयर होती है। यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तीसरे मंडल की बात करें, समताप मंडल के जस्ट ऊपर ये है मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मतलब जैसे ही इस परत पे जो भी उल्कापिंड आते हैं वो इस परत में आने से जल जाते हैं। वायुमंडल की बात हम करें तो वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता जाता है। मतलब वही वायुमंडल में देखेंगे जैसे जैसे वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उसका तापमान भी तीव्रता से बढ़ता जाता है। आयनमंडल इस परत का वह भाग है, मतलब आयनमंडल इस परत का एक भाग है। ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, जो लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। अब हम बात करेंगे, फिर क्या करेंगे, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। जो भी रेडियो संचार की हम बात करते हैं, जैसे कि रेडियो संचार के लिए इस परत का हम लोग यूज़ करते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पर पुनः पृथ्वी पर प्रवर्तित कर दी जाती हैं। भाई आखिरी मंडल जो है वो बहिर्मंडल है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हम लोगों ने बात करी वायुमंडल की संरचना के बारे में, जिसमें कि 5 मंडल पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और वहिमंडल, और इनकी सारी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया और कितने किलोमीटर के रेंज में ये पाई जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। मौसम और जलवायु के बारे में तो सभी जानते हैं, मौसम और जलवायु के बारे में सभी जानते हैं। मौसम क्या है, मौसम क्या होता है, मौसम जो होते हैं वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, परिवर्तन होने वाला हो, दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है, मौसम में हमेशा चेंज होता है। लेकिन जलवायु क्या होता है, जलवायु फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता है, वो एक लंबे समय के बाद चेंज होता है, ठीक है। लेकिन दिन प्रतिदिन जो चेंज होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें जैसे लिखा है, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर यह एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जिसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मतलब मौसम क्या होता है, वायुमंडल में जितने भी प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की जो स्थितियां होती हैं उसको हम मौसम कहते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। नाटकीय रूप से हम कह सकते हैं कि मौसम क्या होता है, बदलता है। कब बारिश हो जाएगी कुछ नहीं पता, कब क्या होगा कुछ पता नहीं रहता है, तो ये कह सकते हैं हम नाटकीय तरीके से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम जो होता है उस स्थान को हम जलवायु कहते हैं, या जलवायु हमें बताता है। तो क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है। कभी आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में कभी उसके डिग्री में चेंजेस आते रहते हैं, कभी होता है कभी बहुत गर्मी पड़ने लगती है, कभी कुछ कम हो जाती है, कभी आर्द्रता बढ़ जाती है, तो कभी बारिश होने लगती है। तो ये सब क्या है, ये सारे क्या हैं, ये सारी जो हलचलें होती हैं वो मौसम की ही होती हैं। सामान्यतः अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि 3 से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो मौसम जो होते हैं वो 4 होते हैं। जैसे दिसंबर से फरवरी तक
जो मौसम होता है उसको हम ठंडा मौसम कहते हैं, जिसे सर्दी मौसम भी कहते हैं। मार्च से मई तक का जो मौसम होता है उसे हम गर्मी का मौसम कहते हैं। जून से सितंबर तक जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, उसे वर्षा का कहते हैं। अक्टूबर नवंबर के मानसून लौटने का समय होता है, जिसे हम शरद मानसून कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने मौसम और जलवायु के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तापमान के बारे में करेंगे। ठीक है, तापमान क्या होता है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। मतलब हमारे वायु में क्या, कैसे में पता चलता है क्या टेम्परेचर है? कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, कभी नॉर्मल लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा क्या है? ये तापमान है। ठीक है, मतलब जब ताप ज़्यादा मौजूद होगा तो ताप होगा, जब शीतलता होगा तो शीतलता होगा। तापमान को मापने की मानक इकाई जो होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब जो डिग्री सेल्सियस होती है उसके हिसाब से ही हम लोग तापमान का मेजरमेंट करते हैं। सेल्सियस मापने पर जल जो होता है वो 0 डिग्री पर जम जाता है। जब हम देखते हैं कि जब हम मापते हैं तो जैसे 0 डिग्री जब होता है तो उस पर क्या होता है? तापमान जो होता है 0 डिग्री तापमान पर वो जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ये तो सभी को पता है कि ग्रीष्म ऋतु जो ज़्यादा गर्म होती है और शीत ऋतु जो होती है वो ठंडी होती है। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने तापमान के बारे में, अभी हम लोग दूसरे क्लास की जब हम लोग एनसीईआरटीज करेंगे तो उसमें हम लोग इस सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे ये आतपन क्या होता है। ये आतपन क्या होता है? आतपन के बारे में, सूर्य से आने वाली वह ताप या ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन या सूर्यताप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मतलब कि सूर्य से आने वाली वह ताप या ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम सूर्यताप या आतपन कहते हैं। देखो, आतपन का महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ठीक है, जैसे जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से, जैसे कि भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये आपने देखा, ये है, तो भूमध्य रेखा से ये भूमध्य रेखा आपका हो गया, और जब ध्रुवों की तरफ ये जाती है तो उसकी इस प्रकार क्या होता है? तापमान घटता जाता है। जितने आप ऊपर जाएंगे ध्रुवों की तरफ तापमान क्या होगा आपका? घटता जाता है। ठीक है, उसी प्रकार घटता जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, पता ही आपको। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय ये उष्मा मुक्त हो जाते हैं। नगर की भीड़ वाले भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ ये भी जानने का है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। तापमान को मापने की मानक इकाई जो होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर, जैसा कि भी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है जल और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है? ये उबलता है। चलिए, थोड़ा सा मैं कुछ आपको और भी नॉलेज दे रही हूँ आतपन से रिलेटेड। ठीक है, आतपन से रिलेटेड कुछ मैं और भी आपको नॉलेज दे रही हूँ। जैसे कि ये देखिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। आतपन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सूर्य से जो निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो रेडिएशन के रूप में निकलती है। ठीक है, जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमें रेडिएशन के तौर पे मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु जो है वो बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो जाती है तो उससे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है उसका जो वेवलेंथ होता है, यानी जो उसका तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, यानी स्मॉल होता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारा बहुत गर्म है,
ठीक है। जब बहुत गर्म है तो उससे जो भी ऊर्जाएं निकलेंगी, जो भी ऊर्जाएं आएंगी रेडिएशन के तौर पे, वो कैसी होंगी, शॉर्ट होंगी कि लॉन्ग होंगी, तो वो शॉर्ट होंगी, तो शॉर्ट वेव होंगी, ठीक है। और पृथ्वी पर क्या होगा, अब देखो, अब पृथ्वी पर क्या है, ये वेब जो आ रही है पृथ्वी पर आ रही है, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। पृथ्वी गर्म तो होगी पर सूर्य के कंपैरिजन में कम होगी, सूर्य के बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन में बस कम होगी। फिर गर्म तो हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, ये भी क्या करेगी, इससे वो भी अपनी एनर्जी को, जो भी उसकी एनर्जी है उसको रेडिएशन में बाहर निकालेगी। अब ये भी बाहर निकालेगी, तो बाहर निकालेगी और ये रेडिएशन क्या होगी, लॉन्ग होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो वस्तु जितना ज़्यादा गर्म होती है वो, अब वस्तु जो ज़्यादा गर्म होती है उससे निकलने वाले रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट होता है, और जो कम गर्म होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्ग होता है। तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, जैसे कि ये सन है, इससे निकलने वाली जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है वो शॉर्ट है, वो शॉर्ट वेव है, शॉर्ट वेव है। और पृथ्वी पर आने वाली जो है उसे हम लॉन्ग वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये आतपन के बारे में बताया, आतपन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे और पवन और आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।